तो ट्रंप यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई पर फुल स्टॉप लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि पुतिन की शर्तों पर ही अब युद्ध विराम होगा। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में यूक्रेन के रक्षा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। यह हथियार सप्लाई में नया अड़ंगा साबित हो सकता है। फिलहाल डोनेस्क में रूस का विजय रथ आगे बढ़ रहा है और जेलेंस्की ने पूर्वी क्षेत्र को बचाने के लिए नए जनरल की तैनाती कर दी है। पिछले 48 घंटे से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार हो रहा है और जंग की रफ्तार ऐसी ही रही तो यूक्रेन के लिए हार को टालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इमारतें जल रही हैं, टैंक जल रहे हैं, बंकर नष्ट हो चुके हैं, और सिर्फ एक रास्ता बचा है जहां लगातार बारूद बरस रहा है। डोनेस्क का डराने वाला मंजर दुनिया बहुत कम देख पा रही है, क्योंकि अब यहां कैमरे का पहुंच पाना नामुमकिन है। हालात ऐसे हैं कि हर दिन 1000 से अधिक सैनिकों की मौत हो रही है। यूक्रेनी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं और यूक्रेनी सेना के हथियार भस्म हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से हथियार सप्लाई बंद होना, यूक्रेनी सैनिकों का हौसला खत्म होना, बिना बारूद जंग में सैनिकों को बनाए रखना। वेलिका नोवोसिल्का इस वक्त डोनेस्क का वो स्पॉट है जहां कई दिनों तक नॉन स्टॉप युद्ध चलता रहा। भीषण रण में जेलेंस्की अपने हजारों सैनिकों को गंवा चुके हैं। अभी भी जेलेंस्की ने हिम्मत नहीं हारी है। डोनेस्क में जंग के लिए नए कमांडर की नियुक्ति हुई है। ग्राउंड फोर्स के कमांडर को डोनेस्क भेजा जा रहा है। नए कमांडर को नई रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ जेलेंस्की अपने भरोसेमंद अफसरों के दम पर युद्ध जीतने का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन में गद्दारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में भ्रष्टाचार के सबसे अधिक मामले ऐसे हथियारों को लेकर हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध में हो रहा है। अब सवालों के घेरे में जेलेंस्की के सबसे भरोसेमंद और यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव। रुस्तम पर एक गैर सरकारी भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने आरोप लगाया है। आरोप सत्ता का गलत इस्तेमाल करके लिए फैसलों को लेकर है। रक्षा मंत्री के खिलाफ यूक्रेन में करप्शन की जांच शुरू हो गई है। मामला पश्चिमी देशों से आ रहे हथियारों को लेकर है। हाइमार्स, टैंक और एयर डिफेंस जैसे तमाम हथियारों की सप्लाई को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए नेटो ने यूक्रेन में एक एजेंसी बनाई है। अब रक्षा मंत्री ने इसी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। यानी हथियारों को लेकर यूक्रेन सरकार किसी विदेशी एजेंसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती है। मामला पेचीदा है, लेकिन अहम यही है कि यूक्रेन में हथियारों को लेकर चला आ रहा भ्रष्टाचार का मामला लगातार जांच के घेरे में क्यों आ रहा है।
आरोप साबित होने पर रक्षा मंत्री को जेल जाना पड़ सकता है। रक्षा मंत्री पर आरोप से यूक्रेनी सेना बगावत कर सकती है। सरकार में भ्रष्टाचार से यूक्रेनी सेना का मनोबल गिर सकता है। अब तक युद्ध में सैनिक लगातार अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, लेकिन बार बार हथियारों से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से सैनिक खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हथियार सप्लाई बंद होने के बाद यूक्रेनी सेना की भूमिका और अधिक बढ़ गई है, लेकिन सैनिकों का लगातार संघार और नए भ्रष्टाचार से यूक्रेनी सेना की हिम्मत जवाब देने लगी है। तो हथियार सप्लाई बंद होने के बाद यूक्रेन की हार करीब नजर आने लगी है। रूसी फौज ने डोनेट्स्क के वेलिका नोवोसिल्का पर कब्जा कर लिया है। 89% इलाके पर कब्जे के बाद यूक्रेनी सेना के हौसले पस्त हैं और यूक्रेनी सेना इस इलाके से भाग रही है। ज़ेलेंस्की अब इस इलाके में नए सिरे से जंग की तैयारी में है। डोनेट्स्क में भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सेना का संहार जारी है। 24 घंटे में 1300 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। टैंक, सैन्य वाहन भी नष्ट हो चुके हैं। डोनेट्स्क में रूस का विजय अभियान जारी है। खरसोन में भी रूस का हमला जारी है। यहां 35 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। रूस के हमले में हथियार का गोदाम भी भस्म हो गया। 16 यूक्रेनी सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए। ज़ैपोरिजिया में रूस ने 114 ड्रोन से हमले किए। MLRS से ज़ैपोरिजिया के कई इलाकों में रॉकेट बरसाए गए हैं। हॉवित्जर से भी गोलाबारी की जा रही है। जंग की रफ्तार बेहद तेज है। डोनेट्स्क से जीत हासिल करने के बाद रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाएगी। ये वही डॉनबास का इलाका है जहां लुहांस्क, डोनेट्स्क हैं। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है और डोनेट्स्क में लगातार रूस की विजय हो रही है। यूक्रेन से अमेरिका ने दूरी बनाई है, तो वही यूक्रेनी कमांडर का दावा है कि कुर्स्क में अब भारी नुकसान उठाने के बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी वापस लौट रहे हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग ने युद्ध से सबक लेते हुए अपने सैनिकों को फ्रंट लाइन से दूर करने का फैसला लिया है। कुर्स्क में बड़े पैमाने पर नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। नॉर्थ कोरिया के कई सैनिक यूक्रेनी फौज के कब्जे में हैं। जख्मी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले रूस के लिए यह बहुत मामूली नुकसान की खबर है। रूस को नॉर्थ कोरिया और ईरान से हथियारों की सप्लाई जारी है, जबकि दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और नेटो से भरोसा मिलने के बावजूद यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई में तेजी नहीं आई है। यूक्रेन के पास अब महज 20 दिनों का गोला बारूद बचा है। एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म होने वाली हैं। यूक्रेन में सिर्फ ड्रोन का बड़ा स्टॉक मौजूद है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन हवाई हमलों के जरिए रूस में हमले करने में सक्षम है, लेकिन जमीन बचाने के लिए जमीनी जंग में भी मजबूती जरूरी है। MLRS और हॉवित्जर से प्रहार करने की क्षमता खत्म होने के बाद यूक्रेन के लिए अपने इलाकों को कब्जे से बचाना मुश्किल हो जाएगा। रूसी फौज जमीन पर तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हवाई हमले भी कर रही है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि यह युद्ध यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसलिए यूरोप को एकजुट होकर रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप शासन में यूरोप पर संकट बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ 100 साल का सहायता समझौता करने वाले यूनाइटेड किंगडम को रूस ने धमकी दी है कि 9 मिनट से भी कम समय में वो लंदन को भस्म कर सकता है।
इसीलिए ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल बेलारूस में तैनात कर दी गई है। यह धमकी उस वक्त दी गई है जब ट्रंप का विस्तारवाद नेटो एकता में दरार का कारण बन रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या संकट की इस घड़ी में अमेरिका ब्रिटेन का साथ देगा, क्योंकि ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की मंशा रखने वाले ट्रंप की इस मुद्दे पर लंदन से भी तनातनी शुरू हो चुकी है। देखिए क्या है पुतिन का लंदन प्लान और इस पर ट्रंप आखिर मौन क्यों है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लंदन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में लंदन शहर धधकने लगा था। लेकिन अब उससे भी विनाशकारी जंग का खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है यूक्रेन का युद्ध में सहयोग। ब्रिटेन ने इसी महीने यूक्रेन को 100 साल तक हथियार देने का करार किया और उसी दिन से लंदन पुतिन के निशाने पर आ गया। %22 यूक्रेन जीत चुके पुतिन का टारगेट अब हर वो देश है जो कीव को हथियार दे रहा है। अमेरिका से यूक्रेन को मदद बंद हो चुकी है और लंदन से नए हथियार मिलने वाले हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने लंदन के खिलाफ बड़ी सामरिक और एटमी तैनाती कर दी है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बेलारूस राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही बेलारूस में ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी गई है। लुकाशेंको ने कहा है वो दिन आ ही गया जब बड़े भाई पुतिन ने बेलारूस को ओरेशनिक दी है। लुकाशेंको ने कहा है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल को स्मोलेंस्क के करीबी बेस हॉर्की पर तैनात किया जाएगा। पुतिन ने एक बड़े प्लान के तहत बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती की है, जिसके संकेत लुकाशेंको के बयान से मिले हैं। लुकाशेंको ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आपके टारगेट बहुत करीब हो तो बुरा होता है, लेकिन जब वो ज्यादा दूर हो तब और भी बुरा होता है। दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। रूस के ज्यादातर हाइपरसोनिक आईसीबीएम बेस पूर्वी रूस में हैं और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए ही ओरेशनिक को बेलारूस में तैनात किया गया है। हॉर्की से लंदन की दूरी 2100 किलोमीटर है। रूस का दावा है कि यहां से रूस की ओरेशनिक मिसाइल 8.8 मिनट यानी 9 मिनट से भी कम समय में लंदन पर हमला कर सकती है। इसके हमले से लंदन में 4000 डिग्री सेंटीग्रेड की आग भड़केगी और सब भस्म हो जाएगा। पुतिन का प्लान है कि परमाणु हथियार के बिना लंदन पर बेलारूस के जरिए मिसाइल हमला करा दिया जाए, ताकि रूस पर हमले का दोष भी ना आए। लंदन के साथ साथ पुतिन ने यूरोपीय देशों के अहम बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। स्वीडन की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस की शैडो फ्लीट बाल्टिक सागर में साजिश रच रही है। रूस का प्लान है कि बाल्टिक सागर में बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल को काट दिया जाए, जिससे बाल्टिक के अहम बेस के साथ नेटो का कनेक्शन कट जाए। स्वीडन ने रूस की शैडो फ्लीट के एक जहाज को हिरासत में भी लिया है, जिस पर आरोप है कि वो बाल्टिक सागर में केबल काटने के लिए पहुंचा है। तो बाल्टिक सागर में गॉटलैंड द्वीप पर स्वीडन का बंज एयरबेस है। इस एयरबेस का कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए कंट्रोल होता है। स्वीडन का आरोप है कि रूस के शैडो फ्लीट का एक कार्गो शिप गॉटलैंड के पास पहुंचा। इस शिप पर माल्टा का झंडा लगा था और इसका नाम है वेजेन। स्वीडन ने इस जहाज को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
दरअसल शैडो फ्लीट के जहाज माल ढुलाई के नाम पर सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर का सफर शुरू करते हैं। इनका पायलट जानबूझकर जहाज का लंगर गिरा देता है। जहाज को मीलों तक लंगर गिराकर चलाया जाता है। चलते जहाज के लंगर में ऑप्टिक फाइबर केबल उलझ जाते हैं। मीलों तक घसीटे जाने पर यह केबल टूट जाते हैं। अब से पहले स्वीडन और लातविया के बीच इसी तरह केबल डैमेज किए गए। बाल्टिक सागर में स्वीडन के एक्शन के बाद रूस के एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने बयान दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक नेटो देश बाल्टिक सागर पर नियंत्रण करना चाहते हैं। हर कारोबारी जहाज की तलाशी लेने के लिए रूस पर केबल डैमेज करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। नवंबर 2024 में लातविया स्वीडन केबल डैमेज किया गया। नेटो ने इसका आरोप चीन के मालवाहक जहाज पर लगाया। अक्टूबर 2023 में बाल्टिक कनेक्टर गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। नेटो ने इसका आरोप हांगकांग के मालवाहक जहाज पर लगाया। दिसंबर 2024 में ईस्ट लिंक 2 अंडर वाटर पावर लाइन डैमेज करने की कोशिश हुई। फिनलैंड ने इस आरोप में कोक आइलैंड के एक शिप को हिरासत में ले लिया। रूस का कहना है कि बाल्टिक को नेटो झील बनाने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रूस बाल्टिक में नेटो के बढ़ते वर्चस्व से नाराज है। इसीलिए बाल्टिक से लंदन तक जंग का विस्तार हो रहा है और इस जंग पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति मौन हैं, जिससे पुतिन का समर्थन माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप की प्राथमिकता ग्रीनलैंड पर नियंत्रण स्थापित करना है और इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम की सरकार से भी संबंध बिगड़ने के कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि डेनमार्क से ग्रीनलैंड की डील करने से पहले ट्रंप को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी डील करनी होगी। बीते हफ्ते डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिक्सन और ट्रंप की 45 मिनट तक फोन पर बात हुई। ट्रंप ने मेट पर ग्रीनलैंड यूएस को बेचने का दबाव बनाया। यूनाइटेड किंगडम ने ट्रंप के ग्रीनलैंड ड्रीम का विरोध किया है, क्योंकि 1917 में ग्रीनलैंड पर यूनाइटेड किंगडम ने डेनमार्क के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। समझौते के मुताबिक अगर ग्रीनलैंड कभी बेचा जाएगा तो उस पर पहला हक ग्रेट ब्रिटेन का होगा। कनाडा उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन के अधीन था और ग्रीनलैंड कनाडा के करीब है। अब ट्रंप को ग्रीनलैंड पर डेनमार्क से पहले यूके के पीएम कीर स्टारमर से बात करनी होगी। ब्रिटेन ट्रंप के विस्तारवाद के आड़े आ रहा है और इसीलिए ट्रंप पुतिन की नीतियों का मौन समर्थन कर रहे हैं, ताकि लंदन पर दबाव बने और वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के साथ खड़ा हो। वरना लंदन पर हमले की सूरत में ट्रंप उसका साथ नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पुतिन के युद्ध विराम से इनकार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नया प्लान बनाया है। युद्ध विराम के लिए 100 दिन का वक्त दिया है, जिससे पुतिन को यूक्रेन विध्वंस का वक्त मिल गया है। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से बातचीत शुरू कर दी है, जिससे युद्ध विराम को रोका जा सके। यानी ट्रंप के नए प्लान से यूरोप में कोहराम मच गया है। आखिर क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वो 100 दिन का प्लान है जिसने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का 100 दिन प्लान, यूक्रेन में बारूदी घमासान। ट्रंप का 100 दिन प्लान, कीव पर बरसेंगे बम। ट्रंप का 100 दिन प्लान, गुड फ्राइडे को युद्ध विराम। और उससे पहले पुतिन को खुली छूट दी जाएगी कि वो यूक्रेन का जितना हिस्सा कब्जा सकते हैं कब्जा लें, क्योंकि युद्ध विराम होते ही यथास्थिति पर युद्ध रोक दिया जाएगा। फिर ना तो रूसी सैनिक आगे बढ़ेंगे और ना ही यूक्रेनी सैनिक।
पुतिन के आक्रोश को देखते हुए ट्रंप अपनी बात से पलट गए हैं। पहले वो तुरंत युद्ध विराम की वकालत कर रहे थे, लेकिन जब से पुतिन ने इनकार किया है तब 100 दिन में युद्ध विराम के ब्लूप्रिंट पर काम करने लगे। ट्रंप के 100 दिन के प्लान से यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन पर रूस का संपूर्ण कब्जा हो सकता है। रूस ने भी हमले तेज कर दिए। रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुड फ्राइडे से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाका कब्जे में लेना चाहते हैं। इस दौरान पुतिन का प्लान है कि कुर्स्क भी यूक्रेनी सेना से खाली करा लिया जाए, जिससे रूस का एक भी हिस्सा यूक्रेन के पास न रह जाए। इसलिए पुतिन की मदद के लिए पहले किम जोंग उन ने अपने सैनिक भेजे थे। अब जिनपिंग के सैनिक भी कुर्स्क पहुंच गए हैं, जो फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक थक चुके हैं, इसलिए चीनी सैनिक उन्हें रिप्लेस करके कमान संभाल रहे हैं। यानी रूस पूरी ताकत से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर रहा है। ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो युद्ध में चीन के सैनिकों की मौजूदगी बता रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, जिससे पेंटागन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि पहली बार युद्ध में पुतिन जिनपिंग गठबंधन के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि चीन आगे और भी सैनिक भेजने जा रहा है। रूस के हमले की रफ्तार बढ़ चुकी है। नॉर्थ कोरिया के सैनिक कुर्स्क और सुमी तक ही हमले कर रहे हैं। जबकि चीनी सैनिकों को वैगनर लड़ाकों की तरह यूक्रेन के अंदर वाले इलाकों में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिक कुर्स्क के अलावा सुमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिजिया और खेरसॉन में तैनात किए गए हैं। वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, जिन्हें बैकअप रूसी सैनिक दे रहे हैं। पुतिन ने फैसला इसलिए भी लिया है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक ज्यादा संख्या में मारे जा रहे थे और इसीलिए चीन के सैनिकों को तैनात किया गया। चीन के सैनिक गुरिल्ला पद्धति से भी हमला करेंगे, साथ ही उन्हें हर मौसम में युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग भी मिली हुई है। यानी पुतिन तय कर चुके हैं कि अगर ट्रंप का पीस प्लान मानना भी पड़े तो रूस युद्ध में काफी आगे बढ़ चुका हो। यानी युद्ध विराम करने से पहले पुतिन का मंसूबा करीब करीब पूरा हो चुका हो। खबर आ रही है कि ट्रंप ने पीस प्लान में जो शर्त रखी है उसमें यूक्रेन को हारी हुई जमीन रूस को सौंपनी होगी। साथ ही रूस की जमीन से भी कब्जा छोड़ना होगा। साथ ही रूस पर नेटो के लगाए प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। और ऐसा करने के लिए 100 दिन की समय सीमा रखी गई है, जिससे ज़ेलेंस्की को शर्तों के आगे झुकना होगा। इसके लिए ट्रंप सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी रूस का पूरा फोकस कुर्स्क पर है, क्योंकि कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को हटाने के बाद ही पुतिन युद्ध विराम पर तैयार हो सकते हैं। तो कुर्स्क में रूस ने चक्रव्यूह रचकर यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी कर ली है। कुर्स्क में 3 तरफ से यूक्रेनी सैनिक घिर चुके हैं। आगे बढ़ने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। कई इलाकों से यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। रूस ने अब तक आधे से ज्यादा कुर्स्क वापस ले लिया है। कुर्स्क में रूस का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। अब 100 दिन में कुर्स्क खाली कराने का प्लान बनाया है। जमीन के अलावा हवाई हमले की तैयारी की जा रही है। नॉर्थ कोरिया के अलावा चीन के सैनिक भी लगाए गए। रूस ने टैंक बटालियन को फ्रंट लाइन पर भेजा है। रूस के हमले में कई यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो चुकी हैं। कुर्स्क से आगे बढ़ते हुए कोराखोव शहर तक जा पहुंचे हैं। इस दौरान रूसी सेना ने बयान जारी किया है। हमने कुर्स्क क्षेत्र के निकोलायेवो दारिनो टाउन को फिर से नियंत्रण में ले लिया है। पुतिन 100 दिन के टारगेट को देखते हुए युद्ध में अतिरिक्त सैनिक उतारने वाले हैं। इसके लिए चीन, नॉर्थ कोरिया के अलावा कई देशों से लड़ाके बुलाए जा रहे हैं।
रूस ने कई देशों के लड़ाकों के लिए भर्ती खोल दी है, जिसमें क्यूबा, नेपाल, सीरिया, सर्बिया, अफगानिस्तान, सोमालिया और मलेशिया के लड़ाके शामिल हैं, जो यूक्रेन में तबाही मचाने को तैयार हैं। क्रेमलिन विदेशी लड़ाकों को 1600 यूरो से 2400 यूरो हर महीने सैलरी देगा, जो भारतीय रुपए में 1.5 लाख रुपए से 2.25 लाख तक है। साथ ही रूस की नागरिकता भी मिल जाएगी। ऐसा दावा किया जा रहा है। कोराखोव में चीनी सैनिकों के साथ विदेशी लड़ाके भी शामिल हैं, जो तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के हमलों से कुर्स्क से लेकर सुमी तक, बल्कि डॉनबास इलाकों में यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिक पीछे हट गए हैं। ये हमले विदेशी लड़ाकों ने किए हैं, रूस ने दावा किया है। हमने कुर्स्क में कई इलाकों को यूक्रेन से वापस ले लिया है। साथ ही डोनेट्स्क की नोवोसिल्का बस्ती पर भी कब्जा कर लिया है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे रूस का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। साथ ही ट्रंप के 100 दिन में युद्ध विराम के प्लान को भी झूठा करार दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि युद्ध विराम का कोई प्लान सामने नहीं आया है, हम पूरी ताकत से रूस पर हमले कर रहे हैं। कुर्स्क में हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, सुमी खार्किव में भी हमारी बढ़त बरकरार है। रूसी खेमे में हमारे हमलों से दहशत है। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि हमले में 3000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 4000 घायल हो गए हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया ने 11,000 सैनिक पहली खेप में भेजे थे। ज़ेलेंस्की युद्ध विराम से बेशक इनकार कर रहे हो, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए एक दिन पहले पोलैंड के क्राको में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों से मुलाकात की। साथ ही यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से भी मिले। इस दौरान हथियारों की सप्लाई पर भी बात हुई और ट्रंप के रुख को लेकर भी। इस दौरान रूस पर लगे प्रतिबंध 6 महीने और बढ़ा दिए गए, जबकि ट्रंप ने पीस प्लान का जो खाका खींचा है, उसके मुताबिक फरवरी की शुरुआत में पुतिन से फोन पर बातचीत की जा सकती है और गुड फ्राइडे से पहले युद्ध विराम कराया जा सकता है, जो इस साल 18 अप्रैल को पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका चीन में हालात सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और भी बिगड़ गए। ट्रंप ने टैरिफ वाली चाल चलकर शी को बैकफुट बनाने की कोशिश की, तो लाल बार आर्मी के चीफ ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसने ट्रंप को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। पेंटागन में हलचल तेज हो गई, बैठकों का दौर शुरू हो गया, जंग की तैयारी का अलार्म बज गया। आखिर लेकिन क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्वी यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक भीषण जंग जारी है। जिसने महाशक्तियों को 2 खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देश। ऐसे में पूरी दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी से इन खेमों की दूरी कम होने की उम्मीद पूरी दुनिया को थी, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने दूरी को और बढ़ाने का काम किया और इस कदम ने अमेरिका और चीन में एक बार फिर जंग जैसे हालात बना दिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह है चीन की वो सैन्य तैयारी जिसने पेंटागन की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें चीन की उसी तैयारी का ट्रेलर है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे जमीन से लेकर आसमान तक चीन ने अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया है। न सिर्फ इजाफा, बल्कि अमेरिका से भी आगे निकलने का दावा कर रहा है। आसमान में गरजता ये फाइटर जेट चीन का 6th जनरेशन यानी धरती का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है, जिसकी सबसे ताजा तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। ये वो काल है जो किसी भी जंग का रुख मोड़ सकता है। पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। हालांकि इसके परीक्षण का वीडियो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन नई तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि चीन दुनिया के आसमान का राजा बन चुका है।
हालांकि चीन के इस स्टेल्थ फाइटर जेट के नाम को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन जानकारों की माने तो ये पूरी तरह स्टेल्थ जेट है। इसे रेडार ट्रेस नहीं कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स लगे हैं। इसके साथ ही जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमले के वक्त एआई टारगेट को पहचानेगा, दुश्मन के हमले को नाकाम करने में पायलट की मदद करेगा। ये जेट यूएवी यानी हमला करने वाले अनमैन ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका जैसे देश जहां 5th जनरेशन के फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं चीन ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर अमेरिका को सीधा मैसेज दिया है कि पेंटागन चीन के साथ जंग लड़ने की हिमाकत ना करे। सिर्फ 6th जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि अब चीनी बेड़े में वो महायोद्धा की एंट्री होने जा रही है जो जंग के मैदान में चीनी सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन की नीति और नियति पर किसी को भरोसा नहीं। उसकी विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन उसके इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो है अमेरिका। यही वजह है कि चीन खुद को उस परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा है जिसमें अमेरिका से जंग जैसे हालात बने तो उसकी सैन्य स्थिति मजबूत बनी रहे। यही वजह है कि वो अपनी सैन्य ताकत को हाईटेक करने में लगा है। चीन ने हाल ही में अपने बड़े कार्गो ड्रोन का एक महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा किया, जिसे आसमान का पिकअप ट्रक कहा जा रहा है। ये ड्रोन देखने में किसी विमान की तरह है, लेकिन असल में ये मानव रहित है। चीन के इस कार्गो ड्रोन का नाम है CHYH-1000। CHYH-1000 मानव रहित कार्गो विमान है, यानी इसे कंट्रोल मोड पर ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल सैनिकों तक रसद पहुंचाने में किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन स्थिति में सैन्य सहायता पहुंचने में यह मददगार साबित होगा। चीन जानता है कि अगर अपनी विस्तारवादी नीति को सफल करना है तो फिर अमेरिका को हर मोर्चे पर कमजोर करना होगा, और यही वजह है कि चीन न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि अमेरिका की घेराबंदी करने के लिए उसने समंदर में एक चक्रव्यूह की रचना भी शुरू कर दी है। उधर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत एक बार फिर चीन ने साउथ चाइना सी में अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिसका खुलासा ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। चीन के 6 सैन्य विमान और 7 नौसैनिक जहाजों को ताइवान की सीमा के पास देखा गया। ट्रंप के सत्ता में आते ही चीन की ताइवान सीमा के पास गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसने ताइवान के साथ साथ अमेरिकी प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ा दी। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि वो ताइवान मुद्दे में हस्तक्षेप ना करे। हालांकि फिलीपींस सीमा पर भी चीनी सेना ने घेराबंदी कर दी, जिससे अमेरिका कूटनीतिक तौर पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। ट्रंप को लग रहा था कि वो चीन पर टैरिफ बम फोड़कर उसे बड़ा झटका देंगे, लेकिन चीन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। सिर्फ जंग ही नहीं, बल्कि एआई के क्षेत्र में भी चीन ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट को हिला दिया। चीनी कंपनी डीप सी के एआई ऐप ने अमेरिका की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया को बड़ा झटका दिया है। एनवीडिया के शेयर 24% तक गिर गए, जिससे एक दिन में $600 अरब का झटका कंपनी को लगा है। इसे अमेरिकी स्टॉक मार्केट इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यानी आर्थिक से लेकर सैन्य और कूटनीतिक तौर पर चीन ने अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल दिया है, जिससे ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ऐसे में साउथ चाइना सी में कभी भी चीन और अमेरिका की सेना आमने सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
तो ट्रंप का ड्रीम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दुनिया के कई देशों के लिए संकट बनता जा रहा है। ट्रंप की विस्तारवादी नीतियां सीधे सीधे कनाडा और डेनमार्क के लिए खतरा बन चुकी हैं। नए राष्ट्रपति ने अमेरिका विस्तार के लिए 3 लेयर का प्लान तैयार किया है। इस प्लान से अमेरिकी महाद्वीप और अरब में नई जंग की आशंका भड़कने लगी है। अरब में अमेरिका ने इजरायल को नए हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं, जो एंटी ईरान रणनीति का हिस्सा है। यह अमेरिका का परंपरागत युद्ध है, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने एक गैर परंपरागत युद्ध छेड़ दिया है, जिसके लिए हथियार बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए कैसे ट्रंप की नीतियों से 3 स्तर का युद्ध छिड़ने वाला है। Thank you, President Trump. ट्रंप की सत्ता वापसी से ग्लोबल लीडर अमेरिका की विदेश नीति में 360 डिग्री का परिवर्तन आया है। पारंपरिक तौर पर अमेरिका यूरोपीय और कनाडा जैसे देशों के समर्थन के लिए उदार रहा है, लेकिन ये उदारता अब कठोरता में बदल चुकी है। ट्रंप की इस नीति से वैश्विक रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। ट्रंप कनाडा का अमेरिका में विलय चाहते हैं और ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। इसके साथ ही अरब में इजरायल का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं और पनामा नहर को भी वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने विस्तारवाद को आकार देना शुरू कर दिया है। इसके लिए 3 लेयर का प्लान बनाया गया है। इसका पहला चरण है डिप्लोमेसी, दूसरा चरण है टैरिफ और तीसरा चरण है सीधा आक्रमण। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी है। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही बीते हफ्ते डेनमार्क की पीएम से 45 मिनट तक बातचीत की। फिलिस्तीनियों को गाजा से हटाकर इजिप्ट और जॉर्डन में बसाने के लिए बात की जा रही है। ट्रंप का पहला चरण कामयाब होता नहीं दिख रहा है। डेनमार्क पर ग्रीनलैंड बेचने का दबाव है, लेकिन पीएम मेट फ्रेडरिक्सन और डेनमार्क के पीएम ने कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। कनाडा इसका पहले ही विरोध कर चुका है, इसीलिए ट्रंप दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा, डेनमार्क, कोलंबिया, मेक्सिको, ब्रिक्स संगठन के देशों पर टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। ये टैरिफ 25% से 100% तक हो सकता है। टैरिफ लगाकर ट्रंप इन देशों का कारोबार सुस्त करना चाहते हैं, ताकि इन पर ट्रंप नीतियों के साथ चलने का दबाव बनाया जा सके। We're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. हालांकि टैरिफ वॉर के बावजूद कनाडा ने झुकने के संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री पद की दावेदार क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ट्रंप के साथ टकराव बढ़ा दिया है। कनाडा की पूर्व वित्त मंत्री ने कहा है कि वो पीएम बनी तो अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वॉर का पूरा प्रोग्राम तैयार है। क्रिस्टिया ने कहा है कि पीएम बनते ही वो मेक्सिको, डेनमार्क, पनामा और ईयू के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन बनाएंगे। उनके शासन में कोई सरकारी एजेंसी अमेरिका से सामान नहीं खरीदेगी। अमेरिकी कंपनियों को कनाडा के ठेके नहीं दिए जाएंगे। अमेरिकी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप जानते हैं कि टैरिफ लगाकर किसी देश को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी शर्तों पर झुकाना आसान नहीं होगा। ये वो ईरान जैसे देशों के साथ करके देख चुके हैं। अगर टैरिफ से बात नहीं बनी तो ट्रंप जंग छेड़ सकते हैं। जिसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। ट्रंप ने आयरन डोम डिफेंस शील्ड बनाने के राज्यादेश पर हस्ताक्षर किए हैं। I'm directing our new Secretary of Defense, Pete Hegseth, who's going to be great, by the way. He's what we need. To immediately begin the construction of a state-of-the-art Iron Dome missile defense shield, which will be able to protect Americans. You know, we protect other countries, but we don't protect others. ट्रंप जंग छेड़ने से पहले अमेरिका की डिफेंस शील्ड तैयार कर रहे हैं। आयरन डोम इजरायल का भरोसेमंद सिस्टम है, जो छोटी दूरी से होने वाले मिसाइल हमलों को रोकने में सटीक है। इसको अमेरिका की सुरक्षा में जल्द तैनात किया जाएगा।
तो क्या ट्रंप एक क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही अरब में जंग का विस्तार करने वाले हैं? क्योंकि गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाकर इजिप्ट में बसाने का प्रस्ताव रखने के साथ ही इजरायल को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है। इजरायल को अमेरिका ने 1000 किलो के बम सप्लाई किए हैं। Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. ट्रंप के इन कदमों से लग रहा है कि वो अरब से लेकर अमेरिकी महाद्वीप तक जंग की तैयारी कर रहे हैं और उनके विस्तार प्लान में कोई बाधा आती है तो जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप के तेवर सख्त होते जा रहे हैं। कोलंबिया पर ट्रंप के फैसले के आगे झुकने को मजबूर हो गया है कोलंबिया ने अवैध प्रवासियों को लेने के लिए प्लेन अमेरिका भेज दिया है, लेकिन मैक्सिको अभी भी ट्रंप से टकरा रहा है। ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर सील करा दिया है, साथ ही मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अगर मैक्सिको नहीं मानता है तो कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर सुलग उठा है। ट्रंप ने बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी है। अतिरिक्त सैनिक भेजे जा रहे हैं। फिर भी मैक्सिको से घुसपैठ खत्म नहीं हो रही। अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका की धमकी के बाद कोलंबिया अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए तैयार हो गया है। कोलंबिया ने अपना प्लेन अमेरिका भेज दिया है, जबकि एक दिन पहले उसने अवैध प्रवासियों से भरे अमेरिका के प्लेन को उतरने से रोक दिया था। इसी तरह मैक्सिको ने भी किया, जबकि मैक्सिको के सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। अब मैक्सिको को अमेरिका धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको पर कोलंबिया की तरह ही 25 से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कोलंबिया के इस मामले पर झुकने को लेकर ट्रंप ने खुशी जताई है। आज की घटना से दुनिया को स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका का फिर से सम्मान हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के अन्य सभी देश अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को स्वीकार करने में सहयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका लगातार दबाव बनाता रहेगा। पहले टैरिफ लगाएगा, फिर प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर मैक्सिको है। ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है और गूगल अर्थ पर भी बदलाव दिख रहा है। यानी ट्रंप एक्शन में आ चुके हैं। अब मैक्सिको ने अमेरिका का विरोध शुरू कर दिया है। जबकि पलटवार में ट्रंप ने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, जिससे बौखलाया ड्रग कार्टेल गैंग हिंसा को उठा है। इंडियाना में ड्रग कार्टेल गैंग के सदस्यों ने गोलीबारी की, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 2 अमेरिकी अधिकारी घायल हो गए। ड्रग कार्टेल गैंग ने धमकी दी है, अगर ट्रंप अपना फैसला वापस नहीं लेते तो वो इसी तरह हमले करेगा। ड्रग कार्टेल गैंग मैक्सिको का सबसे खतरनाक गैंग है, जो ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा है। इसके लिए वो अवैध प्रवासियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अब ट्रंप अवैध प्रवासियों को बाहर निकाल रहे हैं। इससे ड्रग कार्टेल गैंग का नेटवर्क खत्म हो सकता है, इसलिए वो बौखला रहा है। जबकि ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले मैक्सिको से अमेरिका में आए अवैध प्रवासियों को लौटाया जाएगा। मैक्सिको की सारी आर्थिक मदद रोक दी गई है, साथ ही कड़े प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में उठ रहे जंगी धुएं की, जहां अमेरिका ने ऑपरेशन लेबनान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब अमेरिका और इजराइल मिलकर लेबनान में हिज्ब के खात्मे के मिशन पर काम करेंगे। हालांकि भले निशाने पर हिजबुल्लाह हो, लेकिन ईरान पर जंगी खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने वो जाल बिछाया है जिसकी जद में ईरान भी है, और अगर ईरान पर खतरा मंडराया तो फिर खाड़ी में महायुद्ध का छिड़ना तय है। गाजा में युद्ध विराम के बाद मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। ये मिडिल ईस्ट में महायुद्ध से पहले की शांति है, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को लेकर वो खौफनाक प्लान बनाया है जिसमें निशाने पर है हिजबुल्लाह। और इस काम में अमेरिका का साथ देगा उसका दोस्त इजराइल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह है अमेरिका की इजराइल को दी जाने वाली सैन्य मदद। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका इजराइल को भारी मात्रा में 900 किलो वजनी बम की सप्लाई करने जा रहा है। साथ ही 1800 बमों की सप्लाई को ट्रंप सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही इजराइल को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने को कहा है। दरअसल खबर आई कि हिजबुल्लाह दोबारा अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। साथ ही दक्षिणी लेबनान में सुरंगों और बंकरों में अभी भी हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हैं। अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। ऐसे में वो हिजबुल्लाह के सहारे ईरान पर निशाना साध रहा है। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी मुसीबत है तो वो है ईरान। इसलिए अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है ताकि मिडिल ईस्ट में उसकी धाक जम सके। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत कम हो जाएगी। साथ ही अमेरिका पर एक बड़ा जंगी खतरा मंडराने लगेगा। ऐसे में लेबनान में हिजबुल्लाह का खात्मा और सीरिया के तारतुस बेस से रूसी सेना के हटने से अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। और रूस का दावा सच साबित हुआ तो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक कैंसर जानलेवा नहीं रह जाएगा। रूस में कैंसर का टीका बनाने की कोशिश अब कामयाबी के बेहद करीब है। दावा है कि सितंबर से मरीजों को टीका दिया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये टीका थोड़ा अलग है। इसमें अलग अलग मरीजों के लिए अलग अलग टीके का निर्माण किया जाएगा और इसमें AI की भूमिका बहुत अहम रहने वाली। रूस की प्रयोगशाला में वर्षों की मेहनत के बाद रूस कैंसर का टीका बना लेने का दावा कर रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक कैंसर से हर साल दुनिया में लाखों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन रूस का दावा अगर सच साबित हुआ तो कैंसर के मरीजों को नया जीवन मिल सकेगा। रूस के नए दावे के मुताबिक सितंबर 2025 तक कैंसर का टीका बाजार में आ जाएगा। अलग अलग मरीजों के लिए AI की मदद से अलग टीका बनेगा। AI की मदद से मरीज के ट्यूमर का विश्लेषण होगा, फिर विशेषज्ञ मरीज के लिए टीका तैयार करेंगे। यानी रूस की mRNA वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन की तरह सबके लिए नहीं होगी। ये उन्हीं मरीजों के लिए होगी जो कैंसर से पीड़ित होंगे। खास बात यह भी है कि हर मरीज की स्थिति का आकलन करके विशेष टीका बनाकर दिया जाएगा। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से होती है। कार्डियोवैस्कुलर के बाद कैंसर ही मौत की बड़ी वजह बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर का टीका मरीजों के इम्यून सिस्टम को तेजी से बढ़ाने लगता है और शरीर कैंसर का मुकाबला करने लायक हो जाता